प्यारे बच्चों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं और इस तीसरे क्लास के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मोहम्मद गौरी। टॉपिक का क्या नाम है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। अब देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले इस लाइन को हम लोग पहले क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन क्या बता रहा है? गौर के बारे में। ये लाइन बता रहा है गौर के बारे में, और क्या कहा जा रहा है कि गौर जो था वह महमूद गजनी के अधीन, गौर जो था वो महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मतलब क्या हुआ? गौर जो था वह एक राज्य था और उस राज्य पर अधिकार किसका था? महमूद गजनी का। अधिकार किसका था? महमूद गजनी का। तो गौर राज्य पर किसका अधिकार था? महमूद गजनी का। महमूद गजनी का अधिकार था। बात समझ रहे हैं ना जी। तो याद रखिएगा कि गौर जो था, क्या चीज? गौर जो था यह आपको महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि गौर क्या था? एक छोटा सा राज्य था। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। तो गौर जो था वह आपको एक छोटा सा राज्य था और इस राज्य पर किसका अधिकार था? महमूद गजनी का। महमूद गजनी का। अब ध्यान देना है कि हम लोग गौर को और राज्य को कैसे याद रखेंगे कि ये जो गौर शब्द है, ये गौर शब्द जो है वो क्या है? तो देखिए, गौर ये जो वर्ड है, गौर के अंत में क्या आ रहा है? र। क्या आ रहा है? तो र से हम आसानी से याद रख सकते हैं राज्य। यानी कि गौर क्या था? एक राज था। गौर क्या था? एक राज्य था। एक राज था। और इस गौ से गौर और गौ से गजनी, गौ से गौर, गौ से गजनी, यानी कि गौर राज्य पर किसका अधिकार था? महमूद गजनी का अधिकार था। महमूद गजनी का अधिकार था। तो गौ से गौर, गौ से गजनी, जब गजनी याद रहेगा तो महमूद गजनी क्यों नहीं याद हो जाएगा? तो बताइए कि गौर जो एक छोटा सा राज था उस पर किसका अधिकार था? महमूद गजनी का अधिकार था। किसका अधिकार था? महमूद गजनी का। महमूद गजनी का अधिकार था। इसके बाद है 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। बोलिएगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बन गया। अब देख लीजिए, अभी अभी आप पढ़े थे कि महमूद गजनी गौर पर अधिकार कर रहा था, लेकिन बाद में क्या हो रहा है? 1173 ईस्वी की एक घटना है। 1173 ईस्वी में, कब? 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बन जाता है। अब देख लीजिए, अब बिल्कुल सिंपल बात है कि गौर पर जो अधिकार था वो महमूद गजनी का था। बाद में 1173 में क्या होता है कि अब उस छोटे से राज्य गौर पर गौरी का अधिकार हो जाता है। गौर पर गौरी का अधिकार हो जाता है। कब? 1173 ईस्वी में। कब? 1173 ईस्वी में। समझ में आया ना बात? गौर जो एक राज्य था, इस राज्य पर सबसे पहले किसका अधिकार? गजनी का अधिकार था। सबसे पहले गजनी का था, बाद में हो गया आपको गौरी का। बाद में हो गया गौरी का। तो याद रखिए, यहाँ गौरी बोलने से किसी लड़की का नाम स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी जो है यह आपको पुरुष का नाम है, मेल का नाम है। बात समझ में आ रहा है ना? तो गौर एक छोटा सा राज्य था और उस राज्य पर 1173 ईस्वी में क्या होता है? मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है ना। तो अब हम सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि गौरी का पूरा नाम अभी आप लोगों को हम क्या बताएं? तो बोलिए एक बार से, फिर से आप लोग बताइएगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 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 बिल्कुल। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वह गौर का राजा अब बन जा रहा है 1173 ईस्वी में। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए आगे क्या होता है। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में, है ना। भारत पर पहला आक्रमण ये 1175 ईस्वी में कर रहे हैं। कौन? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, है ना। मोहम्मद गौरी जो है वह भारत पर सबसे पहले कब आक्रमण किया?
1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में। देखिए सबसे पहले ये गौर का शासक बना 1173 ईस्वी में, और भारत पर कब आक्रमण कर देता है? 1175 ईस्वी में। यानी कि उसको 2 साल लगे अपने आप को क्या करने में? मजबूती प्रदान करने में। क्या करने में? मजबूती प्रदान करने में। जब पूरा मजबूत हो गया तो आपको ये भारत पर क्या करता है? आक्रमण कर देता है कि नहीं? और ये जो आक्रमण किया वो किसके विरुद्ध किया? तो याद रखिएगा, मुल्तान के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। तो अब आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पर जो हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था? मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। देखिए जब पहली बार करेगा तो पूरे जोश जुनून में रहेगा। जब पूरे जोश जुनून में रहेगा तो कोई भी काम जो करेगा, या चलिए मान के चलिए युद्ध करेगा तो खूब तान के करेगा ना, खूब तान के करेगा ना जी। तो जब तान के करेगा तो मुल्तान, जब तान के करेगा तो मुल्तान। तो इसलिए याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी, मौ से मोहम्मद गौरी, मौ से मुल्तान नामक जगह पर तान के युद्ध किया पहली बार। तो इसलिए याद रखिएगा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण किया। वो किसके विरुद्ध किया? तो मुल्तान के विरुद्ध। अगर ये आपसे पूछते कि ये बताइए कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। और ये जो है सो किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान के विरुद्ध किया। बात समझ में आ गया? यहाँ है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम आप देखिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इनका नाम कितने टर्म में, कितने स्टेप में बोले जाते हैं? 3 स्टेप में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी जो गौर का शासक बनता है ना, 3 स्टेप में इसका नाम आया था ना। तो इसलिए याद रखिएगा 3 जो होगा ईस्वी के अंत में वो वाला आंसर हो जाएगा इसका। यानी कि 1173 में 3 आता है, तो 1173 में 3 है। तो इसलिए याद रखिएगा कि 1173 में जो गौर का शासक बनता है कौन? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन बनता है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। दूसरा बात ये याद रखिएगा, हम बता दिए कि 2 साल इसको अपना आप में मजबूती प्रदान करने में लगा था। नहीं इससे याद रहेगा तो ऐसे याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी जो पौ से पहला आक्रमण करता है भारत पर, पौ से 75 ईस्वी में भारत पर जो पहला आक्रमण करता है, पौ से पहला आक्रमण जो करता है पौ से 75 ईस्वी में, यानी कि 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में। तो अब ये बताइए कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। याद हुआ कि नहीं ये भी बता दीजिए। चलिए इसके बाद है मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ है वो कब हुआ है? देखिए पहला आक्रमण हुआ 75 में, पौ से पहला, पौ से 75, और दूसरा आक्रमण जो हुआ है ना वो आपको हुआ है 78 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण कब हुआ है? 78 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ है? 1178 ईस्वी में। अब यहाँ तो शॉर्टली लिख दिया कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ, लेकिन अब याद रखना है कि यह आक्रमण कहाँ होता है? भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में। तब तो ऊपर में था पहला आक्रमण, ये हो गया दूसरा आक्रमण। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर याद रखिए कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण जो होता है वह भारत के एक राज्य जिसका नाम है आपको गुजरात, और गुजरात का एक क्षेत्र है पाटन। क्या है? पाटन। वही पाटन पर जो है सो ये हमला बोल देते हैं। तो आप कैसे याद रखिएगा? तो दूसरा आक्रमण जो होता है वो कहाँ पर होता है? पाटन पर। दूसरा आक्रमण कहाँ पर होता है? पाटन। दूसरा आक्रमण कहाँ पर होता है? पाटन। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में, और ये कहाँ पर होता है? तो गुजरात के पाटन में होता है। गुजरात के पाटन पर होता है। और यहाँ का उस वक्त का जो शासक था, उस शासक का नाम था आपको भीमदूतीय। क्या नाम था? क्या नाम था? भीमदूतीय। तो यहाँ का शासक जो था भीमदूतीय, वो गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ का जो शासक था भीमदूतीय है ना, वो गौरी को बुरी तरह से हरा दिया। अब समझ में आपको आ गया होगा कि कौन किसको हराया है, जल्दी बताइएगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भीमदूतीय हराया था। अब देखिए आप नाम से भी स्पष्ट है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर 5 भाई थे पांडव के। और इस 5 भाई में जो एक भाई भीम थे वो सबसे ज्यादा बलशाली था। पेड़ सबको उठा के सीधे, पेड़ सबको सीधे जड़ से उखाड़ देता था भीम। बात समझ में आ रहा है ना? तो भीम बोलने से ही स्पष्ट में आ रहा है कि एकदम भीम बलशाली होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो आप ये मोबाइल पर देख भी लीजिएगा भीम के बारे में कहानी कि पांडव का जो भाई था भीम वो कितना बलशाली था।
तो अब आपके माइंड में ये सेटअप हो गया होगा कि जब इतना बलशाली था, पेड़ सबको उठा उठा कर किसी के देह पर रख देता था, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद गौरी उसके सामने में क्या था, कुछ नहीं था ना। तो इसलिए याद रखेगा कि मोहम्मद गौरी को हराने का काम करता है कौन, तो भीम दूतिये। भीम दूतिये किसको हराता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को। किसको हराता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को। किसको हराता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को हरा देता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब बताइए कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था, 1175 ईस्वी में। और दूसरा आक्रमण कब हुआ था, 1178 ईस्वी में। अच्छा, अब ये बताइए कि मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बनता है, 1173 ईस्वी में। तो आप मोहम्मद गौरी से 3 प्रश्न जो पढ़े हैं इसको विशेष रूप से जरूर याद रखिएगा। 1173, 75 और 78, 73, 75 और 78। यानी कि देखिए पहले 73 में बनता है, 2 साल लगता है उसको मजबूत होने में, 75 में, और 75 के बाद फिर 3 साल लगता है, तो 78 में वो जो है सो गुजरात के पाटन पर आक्रमण कर देता है। यानी कि पहले याद रखिएगा 2 साल का गैप लिया, फिर कितना साल का गैप लिया, 3 साल का गैप लिया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, पहला आक्रमण भारत में किया था, और भारत में किसके विरुद्ध, तो मुल्तान के विरुद्ध। दूसरा आक्रमण जो किया था गुजरात, वो भी भारत में ही किया था, और भारत में किस राज्य के विरुद्ध, तो गुजरात के पाटन के विरुद्ध, गुजरात के पाटन के विरुद्ध। यहाँ का शासक यानी कि पाटन का शासक कौन था, पाटन का शासक कौन था, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। देखिए मोहम्मद गौरी के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़ा गया, याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध। वैसे तो ये और भी युद्ध लड़े थे, लेकिन प्रमुख युद्ध में अगर बात करें, हेवी युद्ध जो था इनका 3 युद्ध था। तो इसलिए इस तीनों युद्ध को जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में यह विशेष रूप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले है आपको तराइन का प्रथम युद्ध। सबसे पहले क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध। फिर से बोलिए, तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए प्रथम बोलने से एक आपके सामने में नजर आ रहा होगा, रैंक 1। प्रथम बोलने से रैंक 1 नजर आ रहा होगा आपको, एक नजर आ रहा होगा ना। इसलिए याद रखिएगा, तराइन का जैसे ही प्रथम कहे तो प से प्रथम, आप प से पहला भी होता है। आप पहला कहिए, चाहे प्रथम कहिए, चाहे एक कहिए, ये तीनों बराबर है कि नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, तराइन का प्रथम जैसे कहेगा तो 1191। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है, पहले हेडिंग में ही पढ़ लिए, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया युद्ध। यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है उसमें मोहम्मद गौरी शामिल है, लेकिन मोहम्मद गौरी के अलावा और कौन से व्यक्ति शामिल है इसको भी जरा समझिएगा। तो देखिए मोहम्मद गौरी के अलावा जो है प्रथम युद्ध में आपको पृथ्वीराज चौहान भी शामिल है। यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और याद रखिएगा, प से प्रथम युद्ध में प से पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। प से पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। हाँ, पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। और याद रखिएगा, ये जो युद्ध हुआ है आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, प से प्रथम, प से पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। ठीक है। दूसरा जो है तराइन का द्वितीय युद्ध, ये कब हुआ है, तो द्वितीय बोलने से क्या स्पष्ट आ रहा है, 2। तो 2 से याद रखिएगा कि जिसके अंत में 2 होगा वो आपको हो जाएगा। तो जिसके अंत में क्या, मान चलिए रहता तो बहुत है, लेकिन 11 वाला बात आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 11 कॉमन है। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ है वो आपको 1192 में, द्वितीय से याद रखिएगा 2, और 2 वाला ऑप्शन ढूंढिएगा तो 1192 रहेगा आपके सामने। तो इसलिए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ बताइए, ये किसके बीच में हुआ, तो याद रखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो भी आपको पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है वो भी आपको पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ही होता है। लेकिन बोले थे पहला में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, प से पहला में पृथ्वीराज चौहान जीतता है। बात समझ में आ रहा है ना। और दूसरा जो होता है तो 2 अक्षर का नाम है गौरी, 2 अक्षर का नाम है गौरी। और दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जो है वह आपको विजय होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। मोहम्मद गौरी जो है वो आपको विजय होते हैं। बोलिए, मोहम्मद गौरी जो है वो विजय होता है। तो पहला में कौन विजय होता है, पृथ्वीराज चौहान। दूसरा में कौन विजय होता है, पहला का ट्रिक क्या बताए थे, प से पहला, प से पृथ्वीराज चौहान, पहला में विजय होता है, और दूसरा में कौन विजय होता है, मोहम्मद गौरी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद है तीसरा युद्ध, इसको भी जरा याद रखिएगा। तीसरा युद्ध का नाम है आपको चंदावर का युद्ध। बोलिए, चंदावर, 494, चौसे चंदावर और 94, चौसे चंदावर, चौसे 94, ऐसे बोलिए, चौसे चंदावर, चौसे 94, बोलिए बिल्कुल। तो चौसे चंदावर, चौसे 94। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है, 1194 ईस्वी में हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है, एक पक्ष तो आपको जरूर याद रहेगा, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध में कि गौरी होगा ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति होगा।
बात समझ में आ रहा है ना? हम क्या करें, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ तो रहा है। चंदावर का युद्ध जो हुआ है उसमें एक मोहम्मद गौरी तो होगा ही, उसके अलावा दूसरा कौन है तो याद रखिएगा जयचंद है। उसके अलावा कौन है? जयचंद। अब देखिए यहाँ पर है चंदावर, और हम लोग चंदा जो लेते हैं किस काम के लिए लेते हैं खास तौर पर ये बताइए। चंदा तो वैसे बहुत काम के लिए लिया जाता है, लेकिन चंदा हम लोग खास तौर पर पूजा पाठ के लिए लेते हैं। तो पूजा पाठ के लिए जो चंदा आप दीजिएगा तो आपका जय जयकार होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। होगा ना? इसलिए याद रखिएगा कि चंदावर का युद्ध जो हुआ है 1194 में, 64 चंदावर 6494 यानी कि 1194 में चंदावर का युद्ध हो जाता है। दूसरा बात ये याद रखना है कि चंदा जब देंगे तो जय जयकार होगा। तो याद रखिएगा कि चंदावर का युद्ध जो हुआ है मोहम्मद गौरी, तो एक बात याद रहेगी पहले से है आपको, इसके बाद याद रखिएगा चंदा देंगे तो जय जयकार होगा, तो जय जयकार से याद हो जाएगा जय चंद। जय चंद। तो अब ये बताइए कि चंदावर का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ है? गौरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है। और ये भी प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि इसमें कौन विजय होता है, तो याद रखिएगा गौरी जो होता है वो विजय हो जाता है, जयचंद जो रहता है वो हार जाता है, और गौरी जो है जीत जाता है। तो याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध जैसे जिस तरह से गौरी जीतता है, ठीक उसी तरह से चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में भी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध में भी जीत जाता है, ठीक है ना? और जयचंद जो है सो हार जाता है। तो आप लोग से हम पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा ना? तो फटाफट से बताइएगा, केवल 10 सेकंड में बताइए फटाफट से कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, आप बताएंगे। 1191 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। अब ये बताइए आप 15 सेकंड में कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था, आप बताइए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन विजय हुए थे? पृथ्वीराज चौहान। सही बात है। अब ये बताइए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। किनके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कौन इसमें जीता था? मोहम्मद गौरी जीता था। चलिए अब ये बताइए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। इसमें कौन जीता? गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी जीता था। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी से जो ये 3 युद्ध है इस तीनों को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे है मोहम्मद गौरी। अच्छा ये बताइए आप, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जी। तो मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर, विजित प्रदेश का मतलब क्या हुआ बताइए? विजित प्रदेश का मतलब हुआ मोहम्मद गौरी जिन जिन प्रदेश को जीता हुआ था। विजित मतलब जिसको वो जीता हुआ था। विजित मतलब जिन देशों को वो जीता हुआ हाँ, था। विजित मतलब जीता गया। विजित मतलब जीता गया। और विजित प्रदेश का मतलब जीता गया प्रदेश। और मोहम्मद गौरी द्वारा विजित प्रदेश, इसका मतलब क्या हुआ? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो प्रदेश जीता गया था। बात क्लियर है कि नहीं? तो मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम को, अब देख लीजिए जब मोहम्मद गौरी बेचारा नहीं सकता है तो जो क्षेत्र जीता था, जो प्रदेश जीता था, उस जीते हुए क्षेत्रों पर किसको शासन करने के लिए देते हैं? तो याद रखिएगा कि शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया, है ना? उनका जो गुलाम सेनापति था उस सेनापति को जो है सो सौंपते हुए कहाँ लौट गया था? गजनी लौट गया था। कहाँ लौट गया था? गजनी लौट गया था। अब मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों को जीतकर अपने सेनापति को दे दिया, और साथ में आप यह भी देखे थे अपने गुलाम सेनापतियों को दे दिया। तो वो जो सेनापति थे उनका गुलाम था। गुलाम मतलब जो अपनी सेवा करने के लिए अपने पास रखते हैं, उसको गुलाम कहा था। जैसे अगर आपको अपनी सेवा के लिए रखे तो आप हमारा गुलाम हो गए। बात समझ में आ रहा है ना? तो उनके जो गुलाम थे सेनापति, उस सेनापति का आखिर नाम क्या था जिनको वह शासन की बागडोर दे करके गजनी लौट गए थे? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि मोहम्मद गौरी का सेनापति कहे या उसका गुलाम कहे तो याद रखिएगा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और वही कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी भारत के विभिन्न विजित प्रदेशों पर शासन करने के लिए जो है सो छोड़ दिया था, और छोड़ करके इसका गजनी लौट गया। याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी को। मोहम्मद गौरी की हत्या जो है वह कब होती है? 15 मार्च 1206 ईस्वी। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो जाती है? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। रखिएगा मोहम्मद गौरी
जब गजनी वापस लौट रहा था तो वापस लौटने के क्रम में सिंध नदी के तट पर नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करते वक्त ही इस्माइली दूतों के द्वारा इनकी हत्या करा दी जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? नमाज अदा कर रहे थे कौन? मोहम्मद गौरी किस नदी पर? सिंध नदी पर। तो सिंध नदी के तट पर ये जो आपको शाम की नमाज अदा कर रहे थे, तो उसी नमाज अदा करने के वक्त इस्माइली दूतों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को 1206 ईस्वी को। याद रखिएगा 15 मार्च को इनको मार दिया गया। 15 मार्च को इनको मार दिया गया। 15 मार्च को इनको मार दिया गया। और किस टाइम में? शाम के टाइम में। किस स्थिति में? जब वो नमाज अदा कर रहा था। कब? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में किस नदी के तट पर? सिंध नदी के तट पर किस स्थिति में? नमाज अदा करते हुए। ठीक है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी जाती है। किनके द्वारा? तो इस्माइली दूतों के द्वारा। इस्माइली दूतों के द्वारा नमाज अदा करते हुए। ठीक है ना? चलिए, अब जो है ये तो याद हो ही गया होगा कि मार्च के महीना में इनको मार दिया गया, लेकिन अब 15 को आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो मोहम्मद गौरी को 15 मार्च को जो 1206 ईस्वी को इनको मार दिया जाता है। और ये जो गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अब बेचारा क्या करेगा? इनके मालिक को तो मार दिया गया, अब ये क्या करेगा? तो कहा कि ऐसा करते हैं, हम एक वंश की स्थापना ही कर देते हैं, और उस वंश का नाम रख दिया गुलाम वंश। क्या रख दिया? गुलाम वंश। क्या रख दिया? गुलाम वंश। तो इसलिए याद रखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। बात समझ में आ रहा है ना? कब किया? तो जिस समय मोहम्मद गौरी की हत्या हुआ उसी समय किया। तो हत्या हुआ 15 मार्च 1206 ईस्वी को, और 1206 ईस्वी में ही गुलाम वंश की स्थापना कर देता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप लोगों से पूछे तो बताइए कि गौर क्या था? फटाफट बताइएगा। गौर क्या था? एक राज था। गौर पर पहले किसका शासन था? महमूद गजनी का। अच्छा, ये बताइए कि मोहम्मद गौरी का शासन गौर राज्य पर कब से हुआ? 1173 ईस्वी से। बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1175 ईस्वी में। गलती बिल्कुल नहीं करना है। 73 में गौर का शासक बनता है, और 2 साल के बाद जो है ना, फिर पहले 2 साल का गैप, फिर 3 साल का गैप। अब ये बताइए कि मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया तो वो किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। पहला आक्रमण कब किया था? 1175 में। दूसरा आक्रमण कब किया था? 1178 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण जो किया था वह भारत के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? गुजरात के पाटन पर। गुजरात के पाटन। बात समझ आना ना? गुजरात के पाटन पर किया था। इसके बाद जो है सो याद रखिएगा कि ये जो पाटन क्षेत्र जो था, उस पाटन पर कौन शासन कर रहा था? भीम द्वितीय। कौन कर रहा था? भीम द्वितीय कर रहा था। बात समझ रहे हैं ना? और नतीजा क्या होता है? मोहम्मद गौरी हार जाता है और भीम द्वितीय जीत जाता है, और मोहम्मद गौरी हार जाता है। ठीक है ना? अब ये बताइए आप लोग कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है लड़ा गया तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 किन के बीच हुआ है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन हार गए? मोहम्मद गौरी हार गए। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। किन के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें कौन हार गया था? इससे पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गए थे। बहुत अच्छा। चंदावर का युद्ध कब हुआ है? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। कौन जीते हुए थे? इसमें मोहम्मद गौरी जीते हुए थे। मोहम्मद गौरी जीत गए थे। चलिए, अब ये बताइए मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? गुलाम। देखिए, हम लोग अक्सर अपने कुत्ता को गुलाम बना के रखते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया है, और मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? और मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। मतलब जो गुलाम था वही सेनापति भी था, है ना? और ये बताइए कि मोहम्मद गौरी जब भारत वापस लौट रहे थे तो अपने विजित प्रदेश, यानी कि जो प्रदेश जीते थे उस प्रदेश पर जो है किनको शासन करने के लिए दिए? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए। अच्छा, अंततः मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो जाती है? 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो जाती है। 15 मार्च 1206 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत अच्छा।
और यह भी आप देखें कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और 1206 ईस्वी में ही गुलाम वंश की स्थापना भी कर देते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो जिस वंश की स्थापना करते हैं उस वंश का क्या नाम था? गुलाम वंश। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अब चाहते हैं कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी तैयारी हम करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमें किस चीज़ की तैयारी करना है। सर आप वो चीज़ पढ़ाइए। और इसके साथ साथ अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला था इतना ही से बनेगा, इससे आगे कोई भी नया प्रश्न आने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, जिस अध्याय का नाम होगा सल्तनत काल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।